जी बच्चों, कल जो हमने पढ़ा था, किसी को भी क्वेश्चन करना हो? सर स्पॉटलाइट करते हैं। जी मैं कर देता हूँ। अच्छा हो गया, बस ठीक है। एनी क्वेश्चन? रॉयल्टी इज बेसिकली आप इस तरह समझ लो, रेंट पे कोई चीज लेना। जैसे हम बिल्डिंग वगैरह होती है, इंटेंजिबल है। अब एक चीज मैं नेम लेता हूँ किसी का और उसको, जैसे फ्रेंचाइज है, अब मैंने फ्रेंचाइज ली, अब उसके अगेंस्ट में उसको 5% 6% पे कर रहा हूँ, दिस इज रॉयल्टी। ठीक है, तो मतलब रॉयल्टी में ऑनरशिप नहीं आई मेरे पास, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा, उसका नाम यूज करूंगा, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन उसी के फॉलो करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो वो कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, यानी उसका कंट्रोल उसी फ्रेंचाइजर के पास है, फ्रेंचाइजी के पास नहीं है। ठीक है, तो एसेट उसी का है, हमारा एसेट नहीं है, लेकिन जो उसमें रॉयल्टी हम पे कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंसेस है। ठीक है, अच्छा कल हमने पढ़ी थी जी 3 टाइप्स पढ़ी थी बिजनेस की। एक वैसे डिस्कस करते हैं, एक नॉन बिजनेस की भी टाइप होती है। वालेकुम सलाम भाई, किधर बैठोगे? सोशल डिस्टेंसिंग गई हमारी सारी। मुझे भी पता है और मेरे लिए भी बड़ा मसला है कि मैं भी चाहता हूं कि फिजिकल हो जाए। नहीं इतना भी नहीं होता यार, देखो अब तो खैर माशाल्लाह ऑनलाइन में भी काफी फर्क पड़ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है कि ये अब इसके अलावा हल नहीं है, फिर तो यही कुछ होना है ना, फिर तो बंदा बर्दाश्त करता है, फिर सीखने की कोशिश करता है। जब ये होता है कि कभी खुल जाएगा कभी बंद हो जाएगा, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अब अल्लाह करे ये खुले तो आप खुला ही रहे, तो फिर कोशिश ये होगी कि बल्कि आप लोग भी देखें, हम सारे एक ही टीम है ना, मिलजुल के करेंगे तो मामला अच्छे होंगे। तो जब भी अब खुलेगा भी तो इंशाल्लाह एसओपी का भी हमें ख्याल तो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करना। तो एनीहो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो क्या ये बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल करनी चाहिए? बिजनेस की डेफिनेशन में जो मेन चीज है, यू नो दैट, वो क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। टू इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट अर्न करना सर। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग इसकी भी होती है। ऐसा नहीं है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग नहीं होती, मैं अकाउंटिंग के अब कॉन्टेक्स्ट में लेके आया हूं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कम्युनिटी। और याद रखिएगा कि इनके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एक तो मल्टीपल होते हैं और सेकंड वेरी करते रहते हैं। ठीक है, ये सेम नहीं रहते। यानी जो जिस चीज की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिटी को, अवाम को उसका उनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करनी होती है, तो जिस चीज की जरूरत है उसी को करेंगे ना। लाइक टेक द केस ऑफ अर्थक्वेक ऑफ 2007। जब अर्थक्वेक आया था 2005 में आया था, 7 कह रहा हूं, हाँ 5, 2005 में अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम बहुत सी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिए थे और वो रिहेबिलिटेशन की तरफ चले गए। उसके बाद फिर कुछ एजुकेशन में भी रहा, कुछ मेडिकल में, एंड सो ऑन। तो ये बेसिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रॉपर, और जरा दिमाग को हाजिर रखिएगा। शुरू में जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा इंशाल्लाह किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया? इसलिए बता रहा हूं कि खान साहब की बात को नहीं भूलना, मेरे बहुत चहीते हैं, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन बड़े कमिटमेंट के साथ आपने सीखना है। ठीक है, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं ना, यानी कंसंट्रेशन देनी है। इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आनी शुरू होगी। अभी तो ऑब्वियसली मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो सर चलते हैं, अकाउंटिंग होती क्या है? व्हाट इज एन अकाउंटिंग?
इसको पुश कर दीजिएगा बैक में, जस्ट अकाउंटिंग को बेशुमार डेफिनेशन है, कुछ बुक्स में पढ़ोगे 4-4 लाइनों में भी लिखी हुई है। सबसे मुख्तसर, सबसे जामिया डेफिनेशन लार्सन ने की, और वो क्या लिखता है? वो लिखता है अ समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक way of recording business transactions। इतनी सी लाइन में आप यकीन करें कि वो अकाउंटिंग को मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया उसने। अब इसके अंदर बहुत से वर्ड्स हैं जिसकी हमने डिस्कशन करनी। फर्स्ट जो हम पढ़ चुके, बिजनेस, सेकंड ट्रांजैक्शंस, थर्ड रिकॉर्डिंग, और इसी सीक्वेंस में लेके चलूंगा, फोर्थ सिस्टमैटिक वे, फिफ्थ समराइज्ड। और ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ये नहीं है कि मैं को अलग-अलग लेके चलूंगा, लेकिन तरतीब ये होगी, जैसे मैं चलता जाऊंगा आप देखिए कि मैं समराइज तक कैसे आता हूं। तो सबसे पहले जरा स्टार्ट करते हैं बिजनेस। कोई जरूरत नहीं बात करने की, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। व्हाट इज अ बिजनेस? एनी एक्टिविटी अंडरटेकन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और बल्कि एक्टिविटी नहीं, एक वर्ड मैं भी छोड़ गया, लीगल। ठीक है, लीगल एक्टिविटी। जो कोई भी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो बिजनेस। व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? अभी इसको सेपरेट रखना है। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन। सपोज मैं गुड्स बाय करता हूं, मेरी सप्लायर से डीलिंग हो रही है। मैं गुड्स सेल करता हूं, मेरी कस्टमर से डीलिंग हो रही है। मैं बैंक अकाउंट ओपन कर रहा हूं, मेरी बैंक से डीलिंग हो रही है। मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, मेरी बैंक से डीलिंग हो रही है। इस तरह बिजनेस के अंदर, अभी बिजनेस को छोड़ दो वक्ती तौर पे, ट्रांजैक्शन, आम लैंग्वेज में डीलिंग को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए मुझे। ट्रांजैक्शन आउट ऑफ टू टाइप्स। some transaction may not be related to business and some transaction may be related to business। हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं बिजनेस की, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। इसमें खास तौर पे जरा मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए सोल ट्रेडर को बीच में लाता हूं। Suppose Mr. A is the person who starts his own business। ठीक है जी, सोल ट्रेडरशिप हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ वो जो बिजनेस है वो किसका है? मिस्टर ए का। मिस्टर ए का वो अपना घर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस के पैसों से पे करता है। क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी? नो सर। ओके जी, आपने नो कहा, मैंने मान लिया, लेकिन अभी आप यस करोगे इंशाल्लाह? मैं करवा के छोड़ूंगा, होगी सर। लेकिन फौरन नहीं बताऊंगा, जरा आगे चलिए। मिस्टर ए अपनी पॉकेट से अपने घर का बिल पे करता है, इज इट बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो सर। यस सर। इधर तो यस ना करो यार। नो, मिस्टर ए बिजनेस का बिल अपनी पॉकेट से पे करता है, इज इट बिजनेस ट्रांजैक्शन? यस सर। यस सर। यस। अब Oh, sir. आपका माइंड जो चल रहा है वो मैंने रीड किया। आप ये थिंक कर रहे हो कि हर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस से रिलेट कर रही है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एवरी ट्रांजैक्शन जो के बिजनेस से रिलेट कर रही है, लेकिन बिजनेस ये नहीं है कि बिजनेस से रिलेट करना, मतलब इसको मैं किस तरह वर्ड कहूं कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से लिंक करे, चाहे वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो या ना हो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैंने अभी पहले क्या कहा? मिस्टर ए का पर्सनल बिल वो बिजनेस के पैसों में से पे कर रहा है। ठीक है, बिजनेस के पैसों से पे कर रहा है।
तो मैंने कहा, मैंने पूछा कि बताओ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आप सबने कहा नो, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस से पैसा निकल रहा है तो मुझे बताओ कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए? मुझे अकाउंट्स में लिखना नहीं सर, चाहिए कि कैपिटल ये कम मालिक लेके गया बिजनेस का? बिकॉज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल ट्रेडरशिप बिजनेस एक है, बिजनेस और बिजनेसमैन कल डिस्कस किया था, एक ही है। मसलन अगर बिजनेस पर केस होता है, जिम्मेदारी किसकी है? सोल प्रोप्राइटर की। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट चीज, सेपरेट। मैं आपको बड़ी एक प्रैक्टिकल चीज भी बताता हूं, और ये मतलब सच्ची चीज बता जो मेरे साथ हुई। मेरा एक लाहौर में, लाहौर रहा हूं सारी जिंदगी, काफी अरसा। मेरा एक स्टूडेंट होता था शेख साहब, लाहौर के शेख बड़े मशहूर है ना, ठीक है। तो उनकी शॉप होती थी शालम मार्केट लाहौर में। तो कभी कभी हमने भी कोई चीज़ लेनी होती, चले जाते थे, तो ज़रा सस्ती दे देता। स्टूडेंट जो है इतना तो ख्याल करते हैं। तो मैं एक दफ़ा उनसे कुछ लेने गया, तो उनके फादर भी आए हुए थे शॉप पे, क्योंकि वो हमारे नेबर भी थे। तो वो आए तो सलाम दुआ हुई, गपशप होती रही। तो जब उसके फादर गए, तो वो जो चीज़ें घर के लिए लेके गए, उसने कॉपी निकाली, असफर उसका नाम था। अब ज़रा को सुनिएगा ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का। उसे कॉपी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा यार ये तुम घर के लिए लेके जा रहे हो और लिख रहे हो, और वो जो खाता खोला, क्योंकि हम तो अकाउंटेंट लोग हैं तो देखते पर समझ आ जाती कहाँ लिख रहा है। वो कहाँ लिख रहा था कि मैंने इतने पैसे अपने बाप से लेने, ठीक है। अब मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो? कहते सर जब मैं महीने का उनको 50,000 रुपये घर में खर्चा देता हूँ घर चलाने के लिए, उस दौर में 50,000 अच्छी खासी अमाउंट, 50,000 देता हूँ। अब ये जितनी चीजें लेके मैं काट के दूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्यों? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस बेशक उसी का है, मिस्टर ए का बिजनेस है, लेकिन मिस्टर ए सेपरेट है और बिजनेस सेपरेट। इसलिए अगर बिजनेस कोई उसका पर्सनल एक्सपेंस भी पे करता है ना, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकल रहा है ना, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। और इसी तरह आखिरी तो आपने ठीक कहा, अगर ऑनर बिजनेस का बिल अपनी पॉकेट से दे रहा है तो उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, वो तो आपने ठीक कहा, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मिस्टर ए अपनी पर्सनल पॉकेट से अपना पर्सनल बिल दे रहा है, उसका बिजनेस से क्या लेना देना, ठीक है। तो इसलिए एक चीज तो क्लियर हुई, हमें यहां ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, हमें बिजनेस। जी बिल्कुल आ रही है, लेकिन वो अगेन जो मंथली, अच्छा मैंने एग्जांपल दी, जी बिल्कुल, वो अब हर महीने सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दी, वो 50,000 निकाल रहा है, ठीक है, वो लेदा ट्रांजैक्शन हो गई ना। अब आगे मेरे पॉकेट में मैंने निकाले, अब मेरे पॉकेट में, अब मैं अगर अपने पॉकेट से खर्च कर रहा हूं तो उससे बिजनेस से अब लिंक नहीं है, वो वन टाइम हो चुका है। अगर मैं इसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्या डुप्लीकेशन नहीं हो रही? यानी वही 50,000 जो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं, अब उसी में से मैं खर्चा कर रहा हूं, तो अगर मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूं वो तो डुप्लीकेशन हो रही है। तो वन टाइम ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ वे, ठीक है। अब आइएगा, बड़ी आसान थी, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं। रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड करना। ये बुक दीजिएगा, ये बुक है। मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करूंगा, पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, इतनी मोटी किताब है, वजन भी काफी है। मैं आपसे कहता हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट निकाल दो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक चैप्टर है, क्या करोगे? मुझे बताओ क्या करोगे? सर इंडेक्स खोलेंगे जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें जी, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आए, यहाँ पर मैंने देखा जी ये बैंक रिकंसिलिएशन है, पेज नंबर 237। मैं 237 पे किया तो BRS आ गए, ये है नहीं, वैसे मैंने ओपन, ठीक हो गया जी, गुड। मैं अगर इसमें से कंटेंट पेज निकाल दूं और आपसे कहूं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ढूंढो, क्या इसके अंदर क्या मैंने कोई चेंज की है डाटा में? बुक कंटेंट बुक नहीं है, लॉजिक समझ नहीं है, कंटेंट बुक नहीं है, बुक सारी वो है जो आगे शुरू हो रही है। क्या मैंने कोई उसमें से पेज फाड़ा है या कम किया है? नहीं। तो कह सकता हूं कि रिकॉर्डिंग पूरी है, ठीक है। लेकिन फिर अगर मैं ये निकाल दूं तो होगा क्या?
ढूंढ तो लोगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो यहां रुकिएगा। रिकॉर्डिंग का मतलब हम ये लेते हैं सिस्टमैटिक वे, यानी टू रिकॉर्ड इन सच अ वे so that flow of information is quicker. Whenever I need information, within a lesser time I can obtain information. अब जैसे मैंने कंटेंट पेज निकाला तो इंफॉर्मेशन तो मिल ही गई क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है, लेकिन चूंकि सिस्टमैटिक नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल टेक टाइम। अब जरा मैं बिजनेस की भी एग्जांपल दे दूं। आपके मोहल्लों में, हमारे मोहल्ले जहां हम रहते हैं, मार्केट्स होती हैं, जनरल स्टोर होते हैं, बहुत से जनरल स्टोर हैं जहां से हम चीजें खरीदते हैं। कभी वहां जाएं तो उसने कॉपी रखी होती है। खाते चलते हैं, सब चलते हैं, बिल्कुल मेरे भी चलते हैं। अब खाते चल रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है भाई, जितने जिससे उसने पैसे लेने, क्या उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ? ठीक है, सुनते जाओ। जिस चीज को पेमेंट करनी है, क्या उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ? जितनी सेल हो रही है वो उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है, जो आज कैश आया है उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है, जो कैश उससे आउट हुआ है बिजनेस से वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। ही इज रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, नॉट ओनली ट्रांजैक्शन, ही इज रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर भी हम उसको अकाउंटिंग क्यों नहीं कहते? हम कहते नहीं, इट इज नॉट एन अकाउंटिंग। हालांकि वो हर बिजनेस, अज्यूम करें कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन मिस नहीं है, कोई ओमिट नहीं की, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड, फिर भी अकाउंटिंग क्यों नहीं कहते हम उसको? बिकॉज इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन सिस्टमैटिक वे। एंड हाउ कैन वी जज वेदर इट इज अ सिस्टमैटिक और नॉट? सिंपल रूल याद रखिएगा, अगर उस ऐसा सिस्टम जिससे इंफॉर्मेशन फौरन मिल सके तो मैं उसको सिस्टमैटिक कहूंगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती तो सिस्टमैटिक नहीं। मसलन मैं उससे जाके सवाल करता हूं कि भाई आपके पिछले 3 महीने की सेल क्या है? वो क्या कहेगा कि भाई ये कॉपी पड़ी है, इसमें से ढूंढ लो, या मुझे टाइम दो, मैं कैलकुलेट करके दूंगा। हालांकि मैंने क्या कहा, उसने सारी सेल रिकॉर्ड की, लेकिन सिस्टमैटिक ना होने की वजह से वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हम उसको अकाउंटिंग नहीं कहते। सो एक चीज तो यहां डिसाइड हो गई, अकाउंटिंग तब बनेगी जब बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे सिस्टमैटिक। और सिस्टमैटिक वे का मतलब क्या है? टू रिकॉर्ड इन सच अ वे सो दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल और क्विकर। ठीक है, फिर दूसरी चीज, आगे चलिएगा। अब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। आपने पढ़ा है QMS और ITB, डाटा और इंफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है। व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सर डाटा शायद रॉ होता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा। ठीक है, गुड। सर डाटा इज क्या नाम है, काइंड ऑफ रॉ थिंग, एंड जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे बेसिकली ग्रेट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब एक और मतलब निकाल सकता हूं मैं, और वो क्या है? इंफॉर्मेशन तब तक नहीं आ सकती जब तक डाटा नहीं होगा। क्लियर? डाटा ही नहीं है मेरे पास तो मैं इंफॉर्मेशन कहां से दूं? एक चीज तो क्लियर है। इसका मतलब कि डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंटर रिलेटेड। कई बुक्स में पढ़ा होगा ये लफ्ज इंटर रिलेटेड, मीनिंग दोनों के सेम नहीं है, इंटर रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन विदाउट डाटा हो ही नहीं सकती। अब जब इंफॉर्मेशन, चलो डाटा आ गया, सिस्टमैटिक भी है, अब जब आपने इंफॉर्मेशन देनी है तो बताओ इंफॉर्मेशन किस तरह होगी, डिटेल में या समराइज? समराइज्ड। दिस इज समराइज्ड। अब जरा, अब मैं इस सारी गेम को अब सम अप कर रहा हूं, सुनिए। पूरा साल अकाउंटिंग करते हैं, पूरा साल बिजनेस चलाते हैं, अकाउंटिंग करते चले जाते हैं। जब सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं, डाटा गैदर होता जा रहा है, ना सिर्फ गैदर होता जा रहा है बल्कि सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड होता जा रहा है। फिर उसके बाद जब साल खत्म होता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समराइज्ड, और ये बताता है कि बिजनेस कैसा चला पूरा साल, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, समरी से पता लगेगा।
बिजनेस लॉस में है, समरी से पता लगेगा। टोटल कितनी रकम लेनी है, समरी से पता लगेगा। कितनी अमाउंट किसको पे करनी है, समरी से पता लगेगा। बिजनेस का रेवेन्यू कितना है, समरी से पता लगेगा। बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं, समरी से पता लगेगा। बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, समराइज करूंगा तो पता लगेगा। बिजनेस की टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, समराइज करूंगा तो पता लगेगा। बिजनेस का कैपिटल कितना है, समराइज करूंगा तो पता लगेगा। So everything must be in summarized form. तो अकाउंटिंग मुकम्मल वहां होगी जहां हम रिपोर्ट समराइज फॉर्म में देंगे। इस डेफिनेशन ने एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी। समराइज्ड सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नॉन एज अकाउंटिंग। तो इसके अगर गौर से देखें तो इसमें दो मेजर एलिमेंट हैं। पहला हिस्सा जो मैं बात कर रहा हूं ना, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग record in a systematic way is a bookkeeping, ठीक है। और सेकंड समराइजिंग को हम कहते हैं प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चलो इस तरह कर लो, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमें नॉन फाइनेंशियल की बात नहीं करेंगे। वो जब आप FAR 2 में जाओगे तो नॉन फाइनेंशियल की तरफ इंशाल्लाह मूव करो। अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। बिजनेस, अब इतने शॉपकीपर हैं, इतने लोग छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि मुझे नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये पता होता है नफ़ा है, कितना हो रहा है ये नहीं पता। अच्छा, बहुत से लोगों की परसेप्शन ये है कि वो ये कहते हैं जी कि हमारे पास कैश कम आ रहा है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। भाई कैश का प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। एक चीज आप बाय करते हो 50 रुपए, और बाय किया कैश में, कैश आउट हो गया। सेल करते हो 80 रुपीज में, लेकिन सेल कर रहे हो उधार पे, क्रेडिट पे। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट तो 30 हुआ ना। 50 रुपए की चीज, 50 रुपीज की चीज 80 रुपीज में सेल कर रहे हो, प्रॉफिट 30 हो गया। कैश कितना है? -50। सर नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। -50। 50 पे तो किया ना, लेकिन अभी आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो आ जाएगा। इसलिए ये कहना कि जी जितना कैश आ रहा है उतना प्रॉफिट है, ये गलत। कैश इज समथिंग एल्स एंड प्रॉफिट इज समथिंग एल्स। जी जी, वो तो खैर उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। ये तो बस सिंपल, अभी तो आपको बिल्कुल देखो ना जी, बिल्कुल स्टार्ट में हो। असल में बच्चे जो होता है ना, बच्चे, छोटे, आप छोटे बच्चे हो ना। हमारे टीचर अकाउंटिंग में कहा करते थे, जब हम सीखते थे ना, तो पहला दिन था, टीचर ने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी। वो कहते थे कि अकाउंटिंग इज लाइक ए रेलवे इंजन। अकाउंटिंग लर्न करने का बता रहे थे। रेलवे इंजन को जब आप ट्रैक पे रखते हो ना, इट विल टेक टाइम और एफर्ट्स चाहिए। बस नहीं होता, बहुत सी मशीनरीज मंगवानी पड़ेंगी, बहुत सी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो लेकिन जैसे ही वो ट्रैक पे आता है, रख दिया जाता है, जस्ट पुश करने की जरूरत होती है और वो मूव करता जाता है। बात समझ आई? सेम यही अकाउंटिंग। और दूसरा, चूंकि आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बच्चा होता है ना, जो जब चलना शुरू होता है, चलने की स्टार्ट होता है, तो वो चलता नहीं, भागने की कोशिश करता है। कभी उसकी नेचर देखना। और मैंने बताया था 20 साल तो मुझे भी हो गया पढ़ाते हुए। हाँ, तो नहीं, क्वेश्चन का मसला नहीं है, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व करता हूं ये कि भागते हैं। क्वेश्चन डजंट मैटर, लेकिन भागना समझ गया ना मेरी बात? यानी अब कहते हैं एक ही दफा सारी बातें मेरे दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो ये नेचर है, इसमें कोई बुरी चीज भी नहीं। मैं कोई अच्छी या बुरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये नेचर है। तो बच्चे की नेचर है ना, उसे चलना नहीं, भागने की कोशिश करे। तो आप भी अकाउंटिंग वाले भी बच्चे यही करते हैं। ठीक हो गया? अब आगे चलिए जी। सर ये मार्कर कैच करना सिखा दें सर। किसको? मुझे सर बड़ा सेविंग लगता है सर। आपको ये वैसे नॉलेज में बता दूं कि आई वाज अ क्रिकेटर, ठीक है, और लेवल 2 तक खेला हुआ हूं मैं। तो ये अब तो आई साइट खत्म हो गई सब कुछ। अब तो बैट भी जब खेलता हूं तो बॉल निकल जाती है साइड से, पता ही नहीं लगता कहां गई। आई साइट वक्त के साथ होता है। वही बात है तारिक जमीर साहब वाली,
एक वक्त होता है जब इंसान एक हाथ से 50 किलो की बोरी भी उठा लेता है, और एक वक्त वो आता है जहां एक छड़ी भी उसके लिए अजाब बनी होती है। ये तो जिंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव जिंदगी में रहते हैं। तो कभी हम भी रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, सुबह अब आइएगा अकाउंटिंग में स्टार्ट ले रहा हूं। ये तो एक डेफिनेशन थी। जो पहले 4-5 हमारे लेक्चर्स हैं वो इतने अहम हैं, इतने अहम हैं जिसकी हद नहीं। इसलिए स्लो लेके चलूंगा, ध्यान से समझना है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, एलिमेंट्स को हम आम लैंग्वेज में पिलर्स भी कहते हैं। अकाउंटिंग के पिलर्स, पिलर हर वो चीज होती है जो स्ट्रेंथन करती है किसी भी चीज को। इसी तरह अकाउंटिंग के भी पिलर्स हैं, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, पहले जब अकाउंटिंग ट्रेडिशनल थी ना, उस वक्त 3 पिलर्स होते थे। अब हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं, जिसको शायद कॉमर्स वाले जो पढ़ के आए हैं बेचारे, बीकॉम आई कॉम बीकॉम वगैरह, वो ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच पढ़ के आए हैं, ठीक, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो एलिमेंट्स में और ट्रेडिशनल जो है वो चूंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैं उसकी डिस्कशन भी नहीं करूंगा। देयर आर 5 मेजर एलिमेंट्स। फर्स्ट इज, अभी मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूं, फिर एक को डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर तो मुझे एलिमेंट्स में चाहिए होते हैं। एसेट्स, नंबर 2 लाइबिलिटीज, नंबर 3 ऑनर्स इक्विटी, नंबर 4 रेवेन्यू, नंबर 5 एक्सपेंसेस। इन डेप्थ इनको सीखना बड़ा जरूरी है। रीजन ये है कि जब मैंने अकाउंटिंग करनी है और रिकॉर्डिंग सीखनी है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन सी चीज एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, ऑनर्स इक्विटी है, रेवेन्यू है और एक्सपेंस, क्योंकि हर एक का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होगा, ठीक है। सो मैं स्टार्ट लेता हूं एसेट्स। अभी प्रॉपर डेफिनेशन फ्रेमवर्क की नहीं लिखाऊंगा, अभी ऐसी डेफिनेशन लिखाऊंगा जिससे आप अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। सिर्फ मुझे अभी आप जनरली अपनी लैंग्वेज में बताओ एसेट होता क्या है, छोड़ दो अकाउंटिंग क्या कहती है। आपके माइंड में भी तो आएगा एक जनरल वर्ड है एसेट। सर जायदाद अब जी, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, तो असासे वो जी, अगर हमें फ्यूचर में फायदा दे, हमारे वो पास अगर फ्यूचर बहुत सारी में प्रॉपर्टी है ना, वो अगर हमें फ्यूचर में फायदा दे तो वो एसेट्स कहलाएंगे ठीक शायद। हो गया। शायद हर वो चीज जो फ्यूचर में हमें फायदा दे वो एसेट हो गया। मैं चर्च पीता हूं, चर्च भी मुझे फ्यूचर में फायदा देगी, तो क्या मैं उसको एसेट कह सकता हूं? नहीं। अब आप कहोगे नहीं। ये कौन सा फायदा दे। इसे मैं आपको बेसिकली लाना चाहता हूं उस पॉइंट पे जहां से जज सर कर सकते हो। एसेट्स लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। जी ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है, एसेट लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं, वो दोनों हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दो। मैं तो अभी सिर्फ एसेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो लिखिएगा एक छोटी सी लाइन, छोटी सी लाइन लिखिएगा, लिखें एनीथिंग, बल्कि इस तरह भी नहीं लिखो, लिखो एनी एन इकोनॉमिक रिसोर्स। थोड़ी सी वर्डिंग जरा काउंटिंग की कर देते हैं। एन इकोनॉमिक रिसोर्स controlled by an entity. This is the most important word, controlled, controlled by an entity, ठीक है। अब वर्ड कंट्रोल से क्या मतलब है, इसको भी सीखना है। हर वो चीज जो किसी बिजनेसमैन एंटिटी के कंट्रोल में हो उसको हम एसेट कहते हैं, चाहे ओनरशिप हो। अब ये बड़ा क्लियर है, ऑनरशिप होना जरूरी नहीं, बहुत सी चीजों की ऑनरशिप होती है। मिसाल के तौर पे आप लीज पर, लीज तो समझते हो ना, लीज पर ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए डिलीवरी वैन लेते हो, और बिजनेस के लिए ली, डिलीवरी वैन ली और लीज पर ली। मुझे बताओ इसका टाइटल किसके नाम है? टाइटल से तो ऑनरशिप आती है ना, टाइटल किसके नाम पे है?
वो तो बैंक ने ली है, जिसने निकलवाई है उसके नाम पे आ जाती है। मुझे दिलवा दो यार। बात की बात नहीं कर रहा ना यार। हाँ, आज की बात करो ना। देखो, आज एक ट्रांजैक्शन हो रही है और आज मैंने रिकॉर्ड करना, कल क्या होगा वो तो लैदा ट्रीटमेंट है। आज की बात करो। आज जब मेरे पास गाड़ी आती है या मशीन आती है या कोई और चीज आती है लीज पर, तो टाइटल तो मेरे नाम नहीं है। टाइटल किसके नाम है? यस, क्योंकि उसने अगर टाइटल भी कर दिया तो कहां से मुझे पकड़ेगा? लीगल राइट उसी के पास होना चाहिए ना। लेकिन कंट्रोल किसके पास है? जिसने निकलवाई है। रुकिएगा, अभी अपनी बात से नहीं मुकरना। बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक और एग्जांपल ला रहा हूं। बिल्डिंग किराए पे लेते हो, टाइटल किसके नाम है? जिसने बिल्डिंग दी है। कंट्रोल किसके पास है? जिसने नहीं, वो भी उसके पास है। अब फर्क देखो, कंट्रोल का मतलब, इसका मतलब नहीं समझे। कंट्रोल कुछ और चीज है। अब पहले केस में, पहली एग्जांपल में बिल्कुल एसेट हमारा है, क्यों? कंट्रोल हमारे पास है। दूसरी एग्जांपल में एसेट हमारा नहीं है, बल्कि उसका है जो ऑनर है, जिसको लैंडलॉर्ड कह लो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल उसके पास है। कंट्रोल को समझना जरूरी है। कंट्रोल को हम कहते हैं, बड़ा छोटा सा वर्ड लिख रहा हूं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। इसको अगर फर्दर एलेबोरेट करना है, मैं थोड़े और वर्ड ऐड कर देता हूं। इंसिडेंटल टू ऑनरशिप। जब आप गाड़ी लीज पर लेते हो, रजिस्ट्रेशन होती है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है ना, तो रजिस्ट्रेशन की फी कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा या मैं पे करूंगा? मतलब आप पे कर, मतलब हम अपने ऊपर ले लेते हैं ना, या हम पे करेंगे? हम पे करेंगे। बैंक हमसे, अगर बैंक ने पे भी किया तो हमसे ले लेगा ना, तो टेक्निकली तो हमने पे किया ना। ठीक हो गया? ऑनरशिप से रिलेटेड बात कर रहा हूं, इंसिडेंटल टू ऑनरशिप। अब ये कहोगे जी पेट्रोल कौन पे कर रहा है? नहीं, ये तो यूज की चीजें हैं भाई। यूज की तो चाहे बिल्डिंग बिल होगे तो बिजली का बिल क्या लैंडलॉर्ड पे करेगा? वो तो हमेशा उससे नहीं पे। यूज की बात नहीं कर रहा मैं, ऑनरशिप की बात कर रहा हूं। इंसिडेंटल टू यूज नहीं, इंसिडेंटल टू ऑनरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इंसिडेंटल टू ऑनरशिप में एक और एग्जांपल देता हूं। गाड़ी हिट हो जाती है, नुकसान होता है, कौन पे करेगा? हम ही करेंगे ना। ठीक है ना? अब उसका जो रिस्क है वो हमारे पास, इसको भी छोड़ दो। अच्छा, 5 साल के लिए लीज आमतौर पे होती है, उसके बाद 5 साल के बाद गाड़ी हमारी हो जाती है ना। ये तो अंडरस्टूड है। वो मतलब 5 साल जब मैं किस्तें पूरी कर लूंगा, लीज पेमेंट कर दूंगा, तो गाड़ी मेरे नाम हो जाएगी। अब गाड़ी की कीमत बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती है मार्केट में, उसका फायदा किसको मिलेगा? क्या बैंक ये कह सकता है कि बढ़ रही है इसका हिस्सा भी मुझे दो? नहीं। अगर वैल्यू गिर रही है, क्या हम बैंक को क्लेम कर सकते हैं कि जी आप हमें दो? नहीं। इसका मतलब रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास है? जो जो यूज कर रहा है वही। तो इसका मतलब ऑनर भी वही हुआ, बेशक टाइटल है या नहीं। तो एसेट उसका हुआ जिसने गाड़ी लीज पर ली। इससे पूरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली बता। इसी तरह बिल्डिंग किराए पे ली, 10 साल के लिए ली, ठीक है जी। अब बिल्डिंग की अगर वैल्यू बढ़ रही है, जो कि अक्सर होता है, उसका फायदा किसको मिलेगा? हमने अगर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाउंड किया तो हमें फायदा नहीं, हमें क्या फायदा? अगर बिल्डिंग की वैल्यू, फिर मेरा मतलब उस एरिया की वैल्यू बढ़ रही है, वहां का किराया भी बढ़ रहा है। पर अगर हमने 10 साल का एक बाउंड कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमने इसके 10,000 ही ले 10 साल तक, फिर तो फायदा हमें होगा ना। देखो, ये तो यूज के हैं एक्सक्यूज ना मी सर। जी। सर हम रेंट दे रहे हैं ना, हम उस बिल्डिंग को ऑन तो नहीं कर रहे, तो जी जो बिल्कुल। ऑनर होगा उसी को फायदा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने सर एक फ्लोर रेंट पे लिया था। सर आपका कहने का लेकिन जो मकसद है अगर रेंट हम पे लेते हैं तो ये हमारे एक्सपेंस में आ जाएगा? ये हमारे, जी बिल्कुल। देखो, जो यूज की चीजें उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इवन पहली एग्जांपल भी मैंने क्या कहा था, इंसिडेंटल टू ऑनरशिप, इंसिडेंटल टू ऑन। आप मुझे फिर वही ला रहे हो यूज में। अगर मैंने घर किराए पे लिया है तो मैं उसको रेंट पे कर रहा हूं, वो तो यूज के लिए। इसी तरह गाड़ी जब ले रहा हूं तो उसकी इंस्टॉलमेंट जब पे करता हूं, उसमें इंटरेस्ट भी पे करता हूं। उसकी तो कहीं मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो यूज है। यू डजंट मीन, ठीक है। और दूसरी बात, जो फायदे की आप बात कर रहे हो, अगर एक चीज मेरे फायदे में नहीं है, मैं क्यों लूंगा किराए पे?
बिजनेस कर रहा हूं यार, मैं वहां लूंगा जहां मुझे फायदा नजर आएगा, इररिस्पेक्टिव कि वो उसको कितना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा ऑनर को। तो ऑनर का फायदा नफा नुकसान हमारे से कंसर्न नहीं कर रहा, हमें तो अपना देखना है। ठीक है, तो इसलिए तो बिल्डिंग को अगर, हाँ बिल्डिंग में अगर तोड़ फोड़ करोगे तो वो तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अक्सर एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है, जिस हालत में ली है उस हालत में वापस करनी, वो तो अपनी जगह है। तो इंसिडेंटल टू ऑनरशिप से मतलब ये है कि अगर बिल्डिंग में वैल्यू बढ़ती है तो उसका फायदा कौन लेगा, ठीक है, और अगर नुकसान, बिल्डिंग की वैल्यू गिरती है उसका नुकसान भी उसको मिलेगा। फिर एक आसान और चीज भी, एक और तरीके से भी देख लेते हैं। 5 साल का एग्रीमेंट है, सपोज दोनों, लीज भी और ये वाला भी, और क्या 5 साल से पहले वो आपसे गाड़ी वापस ले सकता है बैंक, अनलेस कि आप डिफॉल्ट करो, वो एक अलग चीज है। वो तो लेकिन राइट है उसका, अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो उसका राइट है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जनरली वो क्या आपसे कह सकता है कि 5 साल का 3 साल में दे दो, नहीं, लीगली नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से जो बिल्डिंग है, इसका मतलब लेसर यहां स्ट्रांग हो गया, लेसी स्ट्रांग हो गया। लेसी वो होता है ना जिसने गाड़ी ली होती है, लेसी स्ट्रांग हो गया। और जब मैं बिल्डिंग की बात करता हूं, 5 साल के लिए बिल्डिंग किराए पे ली है, लेकिन अगर आपने खाली करवानी है, क्या करवा सकते? यस, बिल्कुल करवा सकते, क्योंकि लीगल, देखिए ऑनर है वो। 5 साल का एग्रीमेंट जरूर है, लेकिन बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जहां पर आपको खाली करवा सकते हो आप। लीगली नोटिस होता 3 महीने का। वो भी स्टे पर, सर अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ अगर रिटन फॉर्म में तो उसको तो स्टे ले सकते हैं। देखिए वो एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं नॉन कैंसिलेबल, वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो तो अपना राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, लेकिन 5 साल का बाद फिर भी आपने बिल्डिंग उसी को वापस करनी है। ठीक है ना। अब देखें, मैंने 5 साल के लिए नॉन कैंसिलेबल कर ली, ये मार्केट में बहुत कम मिलता है नॉन कैंसिलेबल। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कि देखिए मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मैं बिल्डिंग ले रहा हूँ, और अगर मैं नॉन कैंसिलेबल ले लेता हूँ ना, तो मुझे अगर 1 साल के बाद बिल्डिंग छोड़नी पड़े, मुझे छोड़नी पड़े, तो मैं तो फंस गया ना। ठीक है ना, इसलिए कोई भी नहीं करता, ये याद रखेगा। ये जरा बैंक्स वगैरह करते हैं, क्योंकि बैंकों का बिजनेस जो है ना वो और टाइप का है, वो चलते हैं लोग, वो अक्सर कराते हैं बड़े। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि इस तरह नॉन कैसे। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही करते हैं, एग्जैक्टली, बाद में तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। हाँ जी, ठीक है ना, वो तो बाई कर लेते हैं ना, वो तो और चीज है। एनीहो, तो ये याद रखना है, एसेट इज एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। ठीक है, अब एसेट्स 2 किस्म के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स। One is known as non-current asset, or second is current asset. What is non-current asset and what is current? तो वो जो अभी आप बात कर रहे थे ना, आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग ज्यादा अरसे तक फायदा मिलना का, यस बिल्कुल एग्री करता हूँ। एसेट जो इससे पहले हमारी डेफिनेशन थी, वो किस चीज की थी? एसेट क्या है? अब बिजनेस के जितने भी एसेट हैं, कुछ एसेट ऐसे हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा नहीं है, कुछ एसेट ऐसे हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है। तो इसलिए हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन करंट और करंट में। तो थोड़ा नॉन करंट की पहले डेफिनेशन लिखे एनी एसेट। अब मैं एसेट का वर्ड लिख सकता हूं ना, क्योंकि एसेट की टाइप है। एनी एसेट परचेज्ड with the intention of use into the business, with the intention of use into the business, and it gives us benefit, it gives us benefit for more than 1 year। हर वो एसेट जो आपने बिजनेस में बाय किया है, अब बाय का मतलब समझ लो कंट्रोल जिसके आगे, वो बाय है। अगर मैंने लीज पे भी ली है, बेशक मेरे नाम नहीं है, वो बाय है।
ठीक है, बाकी पेमेंट मैं देता रहूंगा क्योंकि मेरा कंट्रोल मेरे पास है। सो एनी एसेट विच इज परचेज्ड या बॉट विद द इंटेंशन ऑफ यूज, जो मैंने इसलिए खरीदा कि मैं इसको बिजनेस में यूज करूंगा, एंड इट गिव्स अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। कौन से एसेट माइंड में आते हैं? गाड़ी सर। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी, व्हीकल जिसको कह लो। इसी तरह फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड। गोल्ड का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। एसेट तो है, लेकिन जो पर्सन, जो बिजनेसमैन गोल्ड की फॉर्म में एसेट रख रहा है वो दुनिया की सबसे बेवकूफ बिजनेसमैन। इवन अगर कोई बिजनेसमैन का कैश होल्ड कर रहा है कि यार मैं फ्यूचर के लिए कैश इकट्ठा करता जाऊं, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बंदा है। ठीक है, मेरे वाला काम करे, ये देखो, ये मैं तो बस जितना पैसा आता मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता हूं, क्या है, डूब जाएगा ना, डूब जाएगा। सर कैमरे में भी दिखा दे थोड़ा सा। रोटेशन रोटेशन रोटेशन, जितना पैसा रोटेट करोगे पैसा कमाओगे। सिखा जो दें पैसा होल्ड करके रखता है वो हम इसको अप्रोच को कहते हैं, हम अपनी स्टॉक मार्केट में इसको कहते हैं कॉन्जर्वेटिव अप्रोच। जो बंदा ये कहता है ना कि यार, जैसे एक रिटायर हुआ बंदा, वो क्या कहता है, यार अभी तो 4 साल 5 साल है बच्चों की शादियों के लिए, अभी ये पैसे बैंक में रखवा लेता हूँ, एक तो मुझे 7-8% मिल भी जाएगा और फिर मेरी असल रकम वापस मिल जाएगी। He is making a bad decision. Why? Because अगर वही 5 साल बिजनेस में लगाता, उसको यूटिलाइज करता, तो उसे डबल भी कर सकता था। वर्थ भी वो नहीं रहेगी, क्योंकि जो आज वर्थ है उसकी वैल्यू, वो तो आपने पढ़ा है QMS में, टाइम वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। देखो बिजनेस में आते ही वो है जिसका जिगरा हो, ठीक है ना, जो बर्दाश्त कर सकता है वो आए। मतलब मैं तो इस चीज को सीखा है, जो पैसे डबो के भी हंसे और पैसे कमा के भी हंसे, वो बिजनेसमैन। और जो यही सोचता रहे कि यार डूब गए तो क्या बनेगा, तो क्या होगा। मैंने एग्जांपल दी थी, मेरे साथ भी एक हादसा हुआ पिछले साल, और अच्छा खासा नुकसान किया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैं हंस रहा। वक्ती तौर पे थोड़ा सा होता है, नो डाउट, लेकिन उसको ये कि मैं उसको सवार कर लूं। क्यों? अब मेरा टारगेट क्या है कि जितने डूबे से डबल कमाने, अब मैं ये इस टारगेट को लेके चल रहा हूं। तो अप्रोच शुड बी अ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, जितनी आप पॉजिटिव रखोगे उतना ज्यादा कामयाबी होगी। तो ये तो लंबी सी कहानी है। तो नॉन करंट एसेट आप परचेज करते हो। अच्छा, इसमें जो मैं नाम ले रहा था, मुख्तलिफ एसेट्स का हम लिस्ट डाउन कर रहे थे, इसमें गुडविल भी आती है। ठीक है, इसके अंदर पेटेंट राइट्स भी आते हैं, कॉपी राइट्स भी आते हैं। क्लियर हो गई? इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, लेकिन दोनों नॉन करंट एसेट हैं। क्यों? दोनों आपने खरीदे हैं। अब ये माइंड में आना कि यार गुडविल कैसे खरीदी जाएगी? भाई खरीदी जाती है। एक चलता हुआ बिजनेस आप खरीद लेते हो, चलो उस बिजनेस की एक वर्थ होगी ना, उसकी वैल्यू लगाओगे, कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटी है, वो वर्थ उसी को कहते हैं ना। अब उसकी वर्थ 5 मिलियन है, ठीक है, और आप उसको कहते हो ये बिजनेस मुझे दे दो, मैं 7 मिलियन देने को तैयार हूं। अक्सर मार्केट में होता है। आप 2 मिलियन क्यों ज्यादा दे रहे हो भाई किसी? यस, यानी इसका मतलब वो 2 मिलियन जो है वो गुडविल है। क्योंकि जब मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करूंगा तो 7 मिलियन के डायरेक्ट एसेट कैसे रिकॉर्ड कर दूं? एसेट की वैल्यू 5 मिलियन है, तो 2 मिलियन की गुडविल बन जाएगी। और ये गुडविल के गेस्ट कोई फिजिकली तो कोई चीज नहीं मिली, इसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये जो नॉन करंट है, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। दोनों की डेफिनेशन एक है, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? द tangible non-current asset has a physical existence, whereas intangible non-current asset has no physical existence. चलो अब मैं एग्जांपल्स लिखता हूं जो आपने बोली। लैंड किस में आएगी? बिल्डिंग टेंजिबल में।
व्हीकल्स आ गई, इसमें सारा ही कवर हो जाता है, इसमें ट्रक्स वगैरह एवरी ईच एंड एवरीथिंग, फर्नीचर है, बेशुमार है, मतलब मैं कुछ लिख रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी है एंड सो। ठीक है, जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं वो गुडविल, जी पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स वगैरह वगैरह। पेटेंट राइट्स जो है ये ट्रेडमार्क भी आता है, इसको साथ ट्रेडमार्क कर लो। ठीक है, जैसे मेरा जो फॉर्म है उसका जो नेम है वो कॉपीराइटेड है, वो ट्रेडमार्क मैंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ। अब इसको कोई भी यूज करेगा तो मैं सू कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली नेम होते हैं जिसको, अब जैसे अक्सर आप देखते हो मामू बर्गर, वो 4 दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है ना। अब ये उस साइड पे मरी रोड पे 2-3 तो है, शायद 4 तो नहीं होंगी, पता नहीं अब कितनी, लेकिन खुली हुई है कि नहीं। अब हर क्लेम करता है मैं असली हूं, मैं असली हूं, मैं असली हूं। पता नहीं आप गए हो कि नहीं, सरगोदा साइड में खुशाब पे डोडा है बड़ा मशहूर, वहां पे जब जाए ना मेन अड्डे वाली साइड पे, तो गुजरे रोड से गुजरे, आपको कम अज कम 100 से ज्यादा दुकानें नजर आएंगी, और सबका एक ही नाम है, अमीन डोडा हाउस, अनवर डोडा हाउस, अमीन डोडा हाउस, अनवर डोडा हाउस। कौन सी असली है? नो वन नोस। ठीक है, तो अगर ये कॉपीराइटेड होती, जिस पर्सन ने स्टार्ट किया था कॉपीराइट को दूसरा खोल ही नहीं सकता था उस नाम से। आप लॉजिक समझे? ये बेसिकली इसका फायदा होता है और इसके लिए पे करना पड़ता है, लेकिन एडवांटेज ये होता है कि नो वन विल बाय। ठीक है, उसको हम पेटेंट राइट और कॉपीराइट कहते हैं। अच्छा, पेटेंट्स को एक और भी देख लें, जो मेडिसिन सर ये भी तो हो सकता है उसने फ्रेंचाइजिंग की भी हो। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फ्रेंचाइजी भी हो, लेकिन फ्रेंचाइजी में ऑनरशिप नहीं ना होती, वो एसेट तो नहीं, अभी डिस्कस किया हमने। अगर मैंने फ्रेंचाइज ली है तो मैं ऑनर तो नहीं हूं, मैं सिर्फ नाम यूज कर रहा हूं उसका ना, उसने अलाउ किया हुआ है मुझे। अब जैसे मैं अब किसी को अलाउ कर देता हूं, ठीक है आप मेरे नाम से काम करो, तो कोई मसला नहीं, वो मैंने अलाउ किया, क्योंकि मैं वापस भी ले सकता हूं, क्योंकि फिर उसको रूल्स और रेगुलेशन मेरे फॉलो करने पड़ेंगे। मैकडोनल्ड जो ले रहे हैं वो ऑनर तो नहीं है ना, मैकडोनल्ड्स के ऑनर नहीं है, उस शॉप के ऑनर हो सही, वो मैकडोनल्ड्स का जो पे कर रहे हैं जो भी अमाउंट, उसको एसेट तो नहीं कह सकते, वो फ्रेंचाइज है फी, वो उनका एक्सपेंस है, एनुअल एक्सपेंस होता है जो पे करना है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी है, वो 1 साल के लिए होता है, हर साल पे करना, तो वो तो वैसे भी नॉन करंट में नहीं आ सकता। तो पेटेंट की मैं बात कर रहा था, जो फार्मा इंडस्ट्री है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसके अंदर जो मेडिसिन बनती हैं ये सारी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होती है। अब देखो पैनाडोल है ना, अच्छा इसका जो भी सॉल्ट है, सॉल्ट समझ रहे हो जो इसके, हाँ वो जेनेरिक नेम जिसको कह लो, जो जेनेरिक नेम है वो बहुत सी मेडिसिन में मिलेगा। एमॉक्सिल है, एमॉक्सिसिलिन यूज होती है, अब एमॉक्सिसिलिन के आपको 50 मिलेंगे, लेकिन अमॉक्सल के नाम से एक ही होगा। जी बिल्कुल नहीं, इस पूरी दुनिया में, अब मैं बाहर से मंगवाता हूँ पैनाडोल ना, पाकिस्तानी तो इफेक्टिव ही नहीं है, तो वो जो आती है ना, अब वो पैनाडॉक्स के नाम से, और हाँ पैनाडॉक्स के नाम से, तो अब वो मतलब अब ये एक कंट्री की बता रहा हूँ, दूसरे में हो सकता है किसी और नाम से, तीसरे में किसी और नाम से, तो ये, लेकिन जो सॉल्ट है या जेनेरिक नेम है वो सेम होता है, वो रजिस्टर्ड होता है। अब उस नाम से कोई नहीं कर सकता, फार्मूला है, फार्मूला तो कोई भी यूज कर सकता है ना, फार्मूला कोई ऐसा तो नहीं कि मैंने बाय कर लिया तो कोई और नहीं कर सकता, हर एक अपनी रिसर्च करता है और रिसर्च बेस पर उसको वो कर सकता है। ठीक है ना, तो एनी कॉपीराइट बुक्स पे होता है, अगर आप अपनी भी बुक देखो ना, उस पर सी लिखा होगा, एमाइल वुल्फ के आगे सी, कॉपीराइटेड, यानी आप इस बुक को कोई पब्लिश नहीं कर सकता स्वाय एमाइल वुल्फ। इवन इसकी फोटोकॉपी भी अलाउड नहीं होती, वो अलग बात है, हम करा लेते हैं, अलाउड नहीं होती। ठीक है, इसका किसी किस्म का कोई टेक्स्ट में एज इट इज कॉपी करके नहीं लिख सकता, लाइक मैं बुक लिख रहा हूँ या मैं कोई नोट्स बना रहा हूँ, एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकता, अगर करूंगा तो मुझे सू कर सकता, उसके लिए मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी? डीवीडीज वगैरह होती हैं, फिर उनके भी कॉपीराइट होते हैं, और हम यहाँ पे कॉपीज पे कॉपीज बना के, हाँ जी उसके भी होते हैं, उसके भी बिल्कुल कॉपीराइट होता है, वो कॉपीराइट जो है तो वो फिर वो उसको
अलावा कोई और यूज नहीं कर सकते। हाँ, जिसको वो अलाउ करता है वो कर सकता है। और सर हमारे यहाँ तो उसकी कॉपी पे कॉपी बनी जा रही है। हाँ हाँ, यहाँ तो हम तो माशाल्लाह मास्टर है ना जी हर चीज के। हम तो जो चीज दुनिया नहीं कर सकती हम हर कर चीज सकते की पायरेटेड कॉपी निकाली गई। जी। बिल्कुल पायरेटेड होती है, हमारी बुक्स की भी पायरेटेड होती हैं, आपको पता है मार्केट में जो फॉरेन बुक्स हैं बड़ी कॉस्टली होती हैं और उसकी जितनी भी कॉपीज पाकिस्तान में मिलती हैं वो सारी की सारी आपकी। हाँ।